हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। राजस्थान पशु परिचय भर्ती परीक्षा 2024 एनिमल अटेंडेंट के लिए दोस्तों आज का ये मॉडल पेपर भाई 28वां आज आपके सामने दोस्तों लेकर आ चुका हूं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, इससे पहले टोटल हमारे 27 मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर दोस्तों आपने नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, जाकर दोस्तों आप जरूर देख लेना। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक अनाउंसमेंट करने वाला हूं जो दोस्तों क्लास के बीच में करेंगे, ठीक है। और दोस्तों ऐसा अनाउंसमेंट है जो पशु परिचय में, यहाँ पे नोट करना, पशु परिचय में दोस्तों आपका भाई पहली बार में हवा में बातें नहीं करा दोस्तों, मैं बाजार में बिकने वाला कंटेंट नहीं दिखता दोस्तों यहाँ पर, है ना। पहली बार में दोस्तों पशु परिचय में आपका भाई क्या कराएगा, सिलेक्शन कराएगा। सिलेक्शन दोस्तों कराएगा पहली बार में, बिल्कुल दोस्तों गारंटी के साथ बता रहा हूं, है ना। ऐसा अनाउंसमेंट दोस्तों आज मैं करने वाला हूं क्लास के बीच में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के हमारे 28वें मॉडल पेपर का पहला प्रश्न क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों हमारा पहला ही प्रश्न भाई बड़ा गजब का है। चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही थी? 15 वर्षों तक, 20 वर्षों तक, 12 वर्षों तक, या दोस्तों 16 वर्षों तक है। देखिए बात हो रही है चावंड की, तो दोस्तों चावंड महाराणा प्रताप की राजधानी रही थी हमारी 12 वर्षों तक। उत्तर नंबर दोस्तों सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इससे संबंधित दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन से यहाँ पे नोट करना, मैं बड़ी गजब की बात आपको दोस्तों बताने वाला हूं। देखिए महाराणा प्रताप की दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ ले, महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी कब बनाया था, है ना। राजधानी कब बनाया था, क्वेश्चन ये आ जाए तो दोस्तों आपको करना है 1585 में भाई। 1585 में दिवेर के युद्ध के बाद, है ना। दिवेर का युद्ध 1582 में हुआ था, तो दिवेर के युद्ध के बाद दोस्तों 1585 में महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। दूसरा प्रश्न दोस्तों ये आपके सामने रहा कि चावंड है वो महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही, तो 12 वर्षों तक राजधानी रही थी, ठीक है। तीसरा प्रश्न दोस्तों ये आता है, चावंड है, जो चावंड है वो दोस्तों महाराणा प्रताप की दोस्तों कब तक राजधानी रही है, कब तक राजधानी रही थी दोस्तों। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले तो यहाँ पे नोट करना 1597 तक, है ना। 1597 तक दोस्तों क्या रही, महाराणा प्रताप की राजधानी, क्योंकि 1597 में दोस्तों महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों 1585 में इसकी राजधानी बनाए जो 1597 तक रही और 12 वर्षों तक रही दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। ये तो हो गया आपके दोस्तों 3 क्वेश्चन। इसके अलावा दोस्तों चौथा क्वेश्चन नोट कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि चावंड महाराणा प्रताप को समझिए दोस्तों, इसमें महाराणा प्रताप नहीं है। अगर पूछ ले मेवाड़ की कितने वर्षों तक राजधानी रही, तब दोस्तों आप क्या करोगे, है ना। तब आपको करना है 28 वर्षों तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। चावंड मेवाड़ की कितने वर्षों तक राजधानी रही, 28 वर्षों तक, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन दोस्तों ये पूछ ले, यहाँ पे नोट करना कि चावंड मेवाड़ की कब तक राजधानी रही, तब दोस्तों आप क्या करोगे, 1615 तक भाई। 1615 तक दोस्तों मेवाड़ की राजधानी रही थी चावंड, इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। और 1615 के बाद दोस्तों चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया गया था। चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया गया था। कैसे बनाया गया था, देखिए दोस्तों 1615 में एक संधि होती है 5 फरवरी, यहाँ पे नोट करना, बड़ा गजब की बात बता रहा हूँ। 5 फरवरी 1615 को दोस्तों मेवाड़ मुगल संधि होती है। मेवाड़ मुगल संधि, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना। मेवाड़ मुगल संधि कब हुई, तो 5 फरवरी 1615 को। 1615 को दोस्तों इस संधि के तहत भाई चित्तौड़ को राजधानी बना लिया गया। किसको, चित्तौड़ को राजधानी बना लिया गया चावंड से, इस बात का ध्यान रखना। और चित्तौड़गढ़ को, ठीक है। और किस किस के मध्य संधि होती है, तो दोस्तों अमर सिंह के मध्य और जहांगीर के मध्य मेवाड़ मुगल संधि होती है। आई होप दोस्तों आपका एकदम पूरा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो चुका होगा। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा भाई। बिल्कुल 360 डिग्री के एंगल से हम क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं तो सीधा दोस्तों आपके एग्जाम में आपको हूबहू देखने को मिलेगा, है ना। यहां पर देखिए दोस्तों निमाड़ी उपबोली है, शेखावाटी की, मेवाड़ी की, बांगड़ी की, दोस्तों मालवी की। निमाड़ी दोस्तों किसकी उपबोली है, तो दोस्तों मालवी की उपबोली है। और दोस्तों राजस्थान में कहां पर बोली जाती है मालवी बोली, तो यहाँ पे नोट करना, ये बोली जाती है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में दोस्तों मालवी बोली बोली जाती है। इसकी दोस्तों 2 उपबोलियां, एक तो हो गई हमारी निमाड़ी, ठीक है, और एक हो गई दोस्तों रांगड़ी। यहाँ पे नोट करना, एक हो गई हमारी रांगड़ी दोस्तों। ये दोनों दोस्तों किसकी उपबोली है, मालवी की उपबोली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अक्सर एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, यहाँ पे नोट करना कि जो रांगड़ी है ना, ये रांगड़ी, ये दोस्तों कौन सी भाषाओं की सम्मिश्र बोली है ना, तो यहाँ पे नोट करना ये मालवी की
मालविकी और मारवाड़ी की, मारवाड़ी दोनों भाषाओं की दोस्तों एक मिश्रित लैंग्वेज है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है भाई, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर भाई मैं आपके लिए दोस्तों 18 घंटे मेहनत करता हूं और दोस्तों खुद के द्वारा दोस्तों बनाया गया कंटेंट दोस्तों आपके सामने ला कर देता हूं। कोई रटा रटाए को दोस्तों बाजार में बिकने वाला कंटेंट कॉपी करके दोस्तों, है ना, कॉपी करके आपके सामने दोस्तों नहीं लाता। बिल्कुल दोस्तों मेहनत से तैयार किया गया कंटेंट दोस्तों मैं खुद आपके लिए कंटेंट तैयार करता हूं, वो कंटेंट दोस्तों आपके सामने लेकर आता हूं, एक जेन्युइन एक यूनिक कंटेंट दोस्तों, है ना। तब जाके दोस्तों आपके जैसे विद्यार्थी दोस्तों हमसे जुड़ते हैं। तो दोस्तों यहां पर आपको बिल्कुल एक जेन्युइन कंटेंट देखने को मिलेगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस बात की दोस्तों आप फिक्र छोड़ दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा की लेखन पर प्रकाश डालता है ना। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जगन्नाथ राय प्रशस्ति, राज प्रशस्ति या दोस्तों राय सिंह प्रशस्ति। बताइए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालने वाली प्रशस्ति है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। यहाँ पे नोट करना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रशस्ति है दोस्तों। ये थी हमारी, इसकी डेट है, ये 1488 ईस्वी की प्रशस्ति है ना, ठीक है। और इसके प्रशस्तिकार कौन है, तो दोस्तों महेश भट्ट है। इसके प्रशस्तिकार का नाम है महेश भट्ट, इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। इस प्रशस्ति में दोस्तों 3 प्रकार की बातें लिखी गई है राणा कुंभा से संबंधित। एक तो राणा कुंभा की उपलब्धियों के बारे में बताया गया है ना, उपलब्धियों के बारे में दोस्तों बताया गया है, ठीक है। एक दोस्तों राणा कुंभा की उपाधियों के बारे में बताया गया है, जितने भी राणा कुंभा की जो उपाधि है वो दोस्तों इसी में लिखी गई है। और एक दोस्तों राणा कुंभा द्वारा रचित जो हमारी जो रचनाएं हैं या दोस्तों जो ग्रंथ हैं, रचना या ग्रंथ हैं, उनके बारे में दोस्तों इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में बताया गया है। तो ये एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा गया था कि दोस्तों किस प्रशस्ति में महाराणा कुंभा की उपलब्धियां, उपाधियां और ग्रंथों की दोस्तों उल्लेख किया गया है। तो नोट करना कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1488 महेश भट्ट इसके प्रशस्तिकार है, ठीक है। ये बातें दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। देखिए महाराणा कुंभा की, देखिए दोस्तों अगर मैं उपाधियों की बात करूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है महाराणा कुंभा की उपाधियां। तो यहाँ पे नोट करना है, इसकी उपाधियों की बात करूं तो दोस्तों इसको राजस्थानी वास्तुकला, जो हमारी वास्तुकला है, राजस्थानी वास्तुकला का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। राजस्थानी जो स्थापत्य कला है, स्थापत्य कला, इसका दोस्तों जनक कहा जाता है राणा कुंभा को, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों नोट करना, राणा कुंभा को दोस्तों अभिनव भट्टाचार्य भी कहा जाता है, अभिनव भट्टाचार्य भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों संगीत प्रेमी होने के कारण, संगीत के बड़े शौकीन थे दोस्तों महाराणा कुंभा। और दोस्तों कौन से वाद्य यंत्र में राणा कुंभा को दोस्तों या महाराणा कुंभा को दक्षता हासिल थी, तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना, वीणा बजाते थे दोस्तों, इस बात का भी आपको मालूम होना चाहिए। तो अभिनव भट्टाचार्य, इसको हाल गुरु भी कहा जाता है। पहाड़ी दुर्गों का निर्माता होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, हाल गुरु भी कहा जाता है, सेल गुरु भी कहा जाता है, छाप गुरु भी कहा जाता है ना। इसके अलावा देखिए दोस्तों इसको राजगुरु भी कहा जाता है, महाराणा कुंभा को राजगुरु भी कहा जाता है ना। तो ये सभी उपाधियां दोस्तों किसकी, इसको राणो रासो भी कहा जाता है, राणो रासो भी कहा जाता है। और दोस्तों इसको हिंदू सुल्तान भी कहा जाता है, हिंदू सुल्तान दोस्तों किस शासक को कहा जाता है, तो दोस्तों इसी महाराणा कुंभा को कहा जाता है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सभी उपाधियां दोस्तों किसकी है, राणा कुंभा की है दोस्तों, ठीक है। उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 भाई बड़ा गजब का प्रश्न है। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से सत्य कथन दोस्तों कौन से हैं। लूणी नदी के किनारे स्थित बागोर से पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए हैं, बागोर सभ्यता से। यह बात सही है क्या, आप बताइए। अरे मैंने कितनी बार आपको बता दिया कि बागोर सभ्यता दोस्तों कहां पर स्थित है, भीलवाड़ा में स्थित है कि नहीं है। तो यह कथन दोस्तों हो गया गलत, क्योंकि ये लूणी नदी के किनारे नहीं है। मैंने आपको 1000 बार बता दिया कि बागोर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि बागोर सभ्यता से पशुपालन के अवशेष प्राप्त हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों जो हमारी बागोर सभ्यता है वो कोठारी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे, कोठारी नदी के किनारे, भीलवाड़ा में स्थित है, भीलवाड़ा में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा देखिए आहड़ की बात करूं तो आहड़ स्थल का संबंध नव पाषाण काल से, अरे नव पाषाण काल से थोड़ी है, आहड़ स्थल का संबंध दोस्तों ताम्र पाषाण काल से है। ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता है एक आहड़ सभ्यता, तो ठीक है। तो ये दूसरा भी क्या हो गया, गलत हो गया। कालीबंगा में दुर्ग तथा निचला नगर दोनों प्राचीन युक्त मिले, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसमें केवल देखिए दोस्तों, इसमें केवल दोस्तों तीसरा सही है, उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन की हम थोड़ी सी भाई डिटेल से चर्चा कर लेते हैं, केवल दोस्तों थोड़ी सी, ठीक है। तो यहां पर देखिए दोस्तों मैं केवल थोड़ी सी बात करूं तो बागोर सभ्यता की बात कर लेता हूं सबसे पहले।
यहाँ पे नोट करना, बागोर सभ्यता की दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ भाई, 1 मिनट लगेगी ज़्यादा। देखिए दोस्तों ऑथेंटिक कंटेंट बताने में यार टाइम लगता है आपको, है ना। आप दोस्तों टाइम से भाई क्या करोगे, है ना, क्वालिटी से दोस्तों समझौता करोगे तो भाई कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, बागोर सभ्यता, बागोर सभ्यता दोस्तों हमारी भीलवाड़ा में स्थित है, भीलवाड़ा में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे, तो यहाँ पे नोट करना, कोठारी नदी के किनारे स्थित है, कोठारी नदी के किनारे। और दोस्तों इसके उत्खनन करता पूछे तो VN मिश्र दोस्तों इसके क्या है, उत्खनन करता है, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हैं, पशुपालन के क्या प्राप्त हैं भाई, साक्ष्य प्राप्त हैं, ठीक है। ये तो हो गई बागोर सभ्यता की बात। आहड़ सभ्यता की देखिए दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ। आहड़ सभ्यता की अगर देखिए दोस्तों मैं बात करूँ तो आहड़ सभ्यता दोस्तों हमारी उदयपुर में बेड़च नदी के किनारे स्थित है। अगर आपको बेड़च ऑप्शन में नहीं मिले ना तो दोस्तों आपको बनास नदी करना है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। उदयपुर में बेड़च नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों इसके उत्खनन करता कौन है, तो इसके उत्खनन करता है HD सांकलिया। और दोस्तों यहाँ पे नोट करना, अक्षय कीर्ति व्यास, AK व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास। ये दोस्तों आर्य सभ्यता के उत्खनन करता है। आर्य सभ्यता के दोस्तों जो उपनाम है ना, ये अक्सर एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं भाई, नोट कर लेना। आर्य सभ्यता को ताम्रवती नगरी भी कहते हैं, ताम्रवती नगरी भी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे नोट करना, आर्य सभ्यता को धूलकोट सभ्यता भी कहते हैं, आर्य सभ्यता को आघाटपुर सभ्यता भी कहते हैं। इसी आर्य सभ्यता को धुरतुल घाट भी कहा जाता है, धुरतुल घाट भी कहा जाता है। और इसी आर्य सभ्यता को बनास संस्कृति भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। ये आर्य सभ्यता के उपनाम है भाई। ऐसा कंटेंट दोस्तों आपको पूरे यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगा, मैं गारंटी के साथ आपको बता रहा हूं। अब देखिए दोस्तों मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता की, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई कालीबंगा सभ्यता। थोड़ी सी दोस्तों बात कर लेता हूं। ये कालीबंगा सभ्यता दोस्तों हमारे हनुमानगढ़ में स्थित है, वर्तमान में हनुमानगढ़ में। और दोस्तों घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। ये तो हो गई इसकी स्थिति। इसकी खोज की थी दोस्तों, खोज किसने की थी, तो यहाँ पे नोट करना, खोज की थी अमलानंद घोष ने दोस्तों, AK घोष ने, अमलानंद घोष ने, घोष ने की थी दोस्तों। और कब की थी, तो 1952 में की थी। यहाँ पे नोट करना, कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बड़ा इंपॉर्टेंट है। उत्खनन कार्य कितने स्तरों में और कितने सत्रों में किया गया, कब से कब तक किया गया, तो यहाँ दोस्तों यहाँ पे नोट करना, 1961 से लेकर 1969 तक कालीबंगा सभ्यता का जो उत्खनन कार्य है वो 9 सत्रों में और 5 स्तरों में दोस्तों किया गया है, 5 स्तरों में किया गया। ये एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा चुका है भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कालीबंगा सभ्यता। अब इससे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट जो साक्ष्य है वो दोस्तों प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से, दुर्गीकरण के अवशेष, जो अक्सर एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं। दुर्गीकरण के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा सभ्यता से। नोट करना, इसके अलावा भूकंप के साक्ष्य, ठीक है। यहाँ पे नोट करना, जूते हुए खेतों के साक्ष्य दोस्तों प्राप्त हैं। इसके अलावा यहाँ पे नोट करना दोस्तों, यहाँ से जौ, गेहूं और चावल, इन फसलों के साक्ष्य दोस्तों यहाँ से प्राप्त हैं। इसी कालीबंगा सभ्यता से दोस्तों 7 अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य प्राप्त हैं। अग्निवेदिकाओं के दोस्तों क्या है भाई, साक्ष्य प्राप्त हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों पक्की ईंटों की नालियों के साक्ष्य, नालियों के साक्ष्य कहां से प्राप्त हैं, कालीबंगा सभ्यता से। हाथी दांत की कंगी का साक्ष्य, हाथी दांत की जो कंगी है यहाँ, इसका साक्ष्य भी दोस्तों कहां से प्राप्त है, कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, नोट कर लेना, ठीक है। ये सभी दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों, हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 भाई, बड़ा गजब का प्रश्न है दोस्तों। देखिए गलत युग्म को हमें छांटना है। 1 मिनट थोड़ा सा जूम कर देता हूं, अब बिल्कुल सही दिख रहा है ना, ठीक है। यहां पर देखिए दोस्तों, गलत युग्म को हमें छांटना है। एक तरफ छतरी दे रखा है और एक तरफ दोस्तों स्थल दे रखा है। 84 खंभों की छतरी दोस्तों कहाँ स्थित है, ये कोटा में स्थित है क्या, या ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर में, मामा बांजा की छतरी जयपुर में, या दोस्तों कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी दोस्तों कुंभलगढ़ में। इनमें से कौन सा कथन दोस्तों गलत है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला कथन गलत है भाई। 84 खंभों की छतरी दोस्तों ये बूंदी में स्थित है, बूंदी में स्थित है, ठीक है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो दोस्तों बूंदी के महाराजा जो राव अनिरुद्ध सिंह थे ना, राव अनिरुद्ध सिंह ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था। कहां पर करवाया था, बूंदी के देवपुरा गांव में दाबाई देवी की स्मृति में, दाबाई देवी की स्मृति में दोस्तों इस 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था बूंदी में, ठीक है। तो ये बूंदी जिले में स्थित है, कोटा में नहीं है, तो पहला हो गया दोस्तों हमारा गलत है। दूसरा देखिए, ब्राह्मण देवता की छतरी बिल्कुल दोस्तों ये मंडोर में स्थित है, ये बिल्कुल सही है, दूसरा सही है भाई, ठीक है। मामा बांजे की छतरी ये जयपुर में स्थित है क्या, अरे मामा बांजे की छतरी दोस्तों कहां पर स्थित है, यहाँ पे नोट करना, मामा बांजे की छतरी दोस्तों हमारे जोधपुर में स्थित है भाई।
कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में स्थित है, जयपुर में स्थित नहीं। तो दोस्तों तीसरा भी गलत हो गया। चौथा, कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया क्षत्रिय, ये दोस्तों हमारे कुंभलगढ़ में स्थित है, ये बात बिल्कुल सही है ना। तो दोस्तों इसमें सही कथन कौन कौन से है, एक तो दोस्तों दूसरा हो गया हमारा सही, ठीक है, एक दोस्तों चौथा हो गया, तो 2 और दोस्तों 4 तो सही है, और गलत कौन कौन से है, 1 और 3, 1 और 3 गलत सही है। तो दोस्तों ये हो जाएगा 1 और 3 ये है गलत, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों गलत युग्म पूछ रहा है हमें, तो 1 और 3 दोस्तों हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों अगर मैं बात करूं, यहाँ पे नोट करना, मामा बांजे की छतरी कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में, और एक है मामा बांजे का मंदिर दोस्तों कहाँ स्थित है। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तब दोस्तों आप क्या करोगे, मामा बांजे का मंदिर पूछे है ना, मंदिर पूछ ले आपको मामा बांजे का, तब आपको करना है 12 जिले में, 12 जिले के अटरू में दोस्तों यहाँ पर स्थित है मामा बांजे का मंदिर। बड़ा गजब का मंदिर है दोस्तों, एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, गलत युग्म कौन कौन से हैं, 1 और 3, ठीक है, उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। ये देखिए दोस्तों एग्जाम के पॉइंट से भाई बड़ा ही गजब का प्रश्न है। क्या बोल रहा है, सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है, तारागढ़ दुर्ग, बूंदी, जालोर दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, या दोस्तों जयगढ़ दुर्ग। देखिए सुदर्शनगढ़ दुर्ग है ना, वो दोस्तों किस दुर्ग को कहा जाता है, तो हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाहरगढ़ दुर्ग को दोस्तों सुदर्शनगढ़ का दुर्ग कहा जाता है। देखिए नाहरगढ़ और जयगढ़ दुर्ग ये दोनों एग्जाम के पॉइंट से बड़े इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में देखिए दोस्तों मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों 1 मिनट रुके, यहां पर देखिए भाई, ठीक है, यहां पर दोस्तों नोट करना, एक तरफ मैं लिख देता हूं जयगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, एक तरफ दोस्तों मैं लिख देता हूं नाहरगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, ठीक है, ये दोनों जयपुर में स्थित है, ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात देखिए दोस्तों इसका निर्माण किसने कराया था, जयगढ़ दुर्ग का निर्माण अगर आपको पूछ ले तो सवाई जयसिंह ने करवाया था, सवाई जय सिंह ने दोस्तों जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण पूछे, नाहरगढ़ दुर्ग की दोस्तों मैं बात कर रहा हूं, तो इसका निर्माण करवाया था मिर्जा राजा जयसिंह ने, मिर्जा, एक मिनट दोस्तों, हाँ तो यहां पर देखिए दोस्तों मैं बात कर रहा था नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, एग्जाम में दोस्तों काफी बार पूछा जाता है, तो यहाँ पे नोट करना सवाई जयसिंह ने, सवाई जयसिंह ने दोस्तों नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। भाई जयगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया था, तो इसका निर्माण करवाया था दोस्तों मिर्जा राजा जयसिंह ने, मिर्जा राजा जयसिंह ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था। ये तो होगी दोस्तों बात निर्माण की, ठीक है। इसी नाहरगढ़ दुर्ग में दोस्तों एक जैसे 9 महल स्थित है, एक जैसे 9 महल किस दुर्ग में स्थित हैं, तो दोस्तों इसी नाहरगढ़ के किले में दोस्तों स्थित है, ठीक है। इसका निर्माण दोस्तों क्यों करवाया गया था नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण, तो यहाँ पे नोट करना, राजस्थान में मराठाओं के आक्रमण से बचने के लिए, आक्रमण से बचने के लिए दोस्तों नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि मराठाओं के आक्रमण से बचने के लिए कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया गया, तो दोस्तों नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसी में दोस्तों एक जैसे 9 महल स्थित है। किसने बनाया था भाई एक जैसे 9 महल, तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना सवाई माधो सिंह ने, सवाई माधो सिंह द्वितीय ने दोस्तों, सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 पासवानों के लिए 9 महल बनाए थे एक जैसे, तो सवाई माधो सिंह द्वितीय ने नाहरगढ़ दुर्ग में दोस्तों एक जैसे 9 महल बनवाए, ठीक है। और इस किले को दोस्तों क्या कहा जाता है, नाहरगढ़ के किले को, तो इसको मीठड़ी का किला कहा जाता है, मीठड़ी का किला भी दोस्तों कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि मीठड़ी की पहाड़ी पर स्थित है तो इसको मीठड़ी का किला कहा जाता है। अब मैं बात कर लेता हूं थोड़ी सी दोस्तों जयगढ़ दुर्ग की। इसका निर्माण दोस्तों मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था, है ना। इसे दोस्तों चिल्हे का टीला भी कहते हैं, चिल्हे का टीला भी दोस्तों कहा जाता है इस जयगढ़ दुर्ग को, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको दोस्तों संकट मोचक दुर्ग भी कहा जाता है, संकट मोचक दुर्ग भी दोस्तों कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे नोट करना, इसी जयगढ़ दुर्ग में एशिया की दोस्तों, जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है ना, सबसे बड़ी जो तोप है, इसका नाम क्या है दोस्तों, जयबाण तोप है, जयबाण तोप, वो दोस्तों इसी दुर्ग में स्थित है, जिसकी मारक क्षमता 32 किलोमीटर है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण तोप दोस्तों जयगढ़ दुर्ग में स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे दोस्तों, रट के जाना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हमारा क्या होगा।
यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक कौन है? गौरी शंकर हीरानंद ओझा, रामकरण आसोपा, मुनिजिन विजय या दोस्तों विश्वेश्वर नाथ रेऊ। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर क्या हो जाएगा? एक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन है? गौरी शंकर हीरानंद ओझा, GH ओझा भी दोस्तों इसको आप बोल सकते हो, ठीक है। एग्जाम में काफी पर आपको GH ओझा लिखा हुआ मिलेगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पर रामकरण आसोपा, इससे संबंधित एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पता है क्या पूछा गया है कि दोस्तों रामकरण आसोपा का राजस्थान के, यहाँ पे नोट करना, बड़ा गजब का प्रश्न है, राजस्थान के कौन से संप्रदाय से संबंध रहा है? एग्जाम में क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए दोस्तों अगर आपको मालूम है तो कमेंट करके बताना भाई। रामकरण आसोपा का राजस्थान के कौन से संप्रदाय से संबंध रहा है? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और दोस्तों इसका संबंध रहा है दादू संप्रदाय से, क्योंकि दोस्तों रामकरण आसोपा है ना वो जोधपुर जिले से संबंधित है, और दादू संप्रदाय जो हमारा जयपुर में इसकी मुख्य पीठ है, इससे दोस्तों इसका संबंध रहा है। प्रारंभिक शिक्षा दोस्तों रामकरण आसोपा ने दादू संप्रदाय से ली थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार चौमा का जो शिव मंदिर है वो राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? कोटा, बारा, बूंदिया दोस्तों झालावाड़। चार चौमा को देखिए दोस्तों शिवालय है वो हमारे कोटा जिले में स्थित है। उत्तर नंबर एक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे नोट करना है, गुप्तकालीन मंदिर है, गुप्तकालीन शिव मंदिर है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। शिव मंदिर ये एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। और कोटा में दोस्तों काफी सारे हमारे शिवालय यहाँ पे नोट करना, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन से शिवालय? अगर आपको पूछ ले, गेपरनाथ महादेव का मंदिर दोस्तों कहाँ स्थित है? तो ये कोटा जिले में स्थित है। इसके अलावा देखिए कंसुआ का शिव मंदिर है ना, कंसुआ का शिव मंदिर दोस्तों कहाँ स्थित है? तो ये भी दोस्तों हमारा भाई कोटा जिले में स्थित है। इसके अलावा खटुम्बरा का मंदिर पूछ ले, खटुम्बरा का शिव मंदिर है ना, खटुम्बरा का शिव मंदिर, तो ये भी कोटा जिले में स्थित है। इसके अलावा बूढ़ादीत का सूर्य मंदिर पूछ ले, बूढ़ादीत का सूर्य मंदिर दोस्तों कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर, तो ये भी हमारा कोटा जिले में स्थित है। तो हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर एक दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों मैं अनाउंसमेंट की बात करता हूं, भाई सब सुन लीजिए गौर से। अगर दोस्तों आपको पशु परिचर में दोस्तों पहली बार में सिलेक्शन लेना है, पहली बार में दोस्तों अपना सिलेक्शन करना है या दोस्तों अपना सिलेक्शन लेना है, तो दोस्तों उसके लिए आप सभी विद्यार्थियों की डिमांड थी कि सर आप पशु परिचर के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च कीजिए, टेस्ट सीरीज लॉन्च कीजिए। तो दोस्तों आपके कहने पर भाई मैंने टेस्ट सीरीज दोस्तों लॉन्च कर दी है। सोमवार को आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएगी। और देखिए दोस्तों हमारा जो Q50 जीके क्लासेज है ना, Q50 जीके क्लासेज है, इसका दोस्तों ऐप बनकर भाई रेडी हो गया है। और सोमवार को दोस्तों आपको है ना, सोमवार को आपको दोस्तों अपनी पशु परिचर के लिए दोस्तों टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएगी। आप में से कोई विद्यार्थी अगर CET के लिए, LDC के लिए और राजस्थान के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए दोस्तों तैयारी कर रहा है, तो दोस्तों वो भी अपनी टेस्ट सीरीज भाई ले सकता है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस टेस्ट सीरीज में खास क्या है, ये दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। देखिए दोस्तों इस पशु परिचर की टेस्ट सीरीज में ऐसा क्या खास है जिससे दोस्तों पहली बार में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पहली बात तो दोस्तों देखिए यह है कि इस टेस्ट सीरीज को दोस्तों हर वर्ग का विद्यार्थी, भाई गरीब से गरीब विद्यार्थी भी, यहाँ पे नोट करना, गरीब से गरीब विद्यार्थी दोस्तों अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि इसकी जो फीस है ना वो इतनी अफोर्डेबल फीस है। तो दोस्तों हर वर्ग का विद्यार्थी दोस्तों इसको अफोर्ड कर सकता है। केवल दोस्तों आपको यहाँ पे नोट करना 31 टेस्ट सीरीज दोस्तों आपको देखने को मिलेंगी, है ना। और वो भी दोस्तों कितने रुपए में? केवल दोस्तों 99 रुपए में दोस्तों, 99 रुपए में दोस्तों आपको 31 टेस्ट सीरीज दोस्तों पार्ट A प्लस पार्ट B की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर नोट करना पार्ट A प्लस पार्ट B की। और दोस्तों ऐसा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, जैसा कंटेंट दोस्तों आप मॉडल पेपर में देखते हो ना, इससे बेहतरीन कंटेंट दोस्तों जो राजस्थान की बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान है आपको दोस्तों ऐसा कंटेंट प्रोवाइड नहीं कराती। बिल्कुल दोस्तों भारी भरकम फीस लेकर भी आपको ऐसा कंटेंट नहीं देती। ऐसा कंटेंट दोस्तों आपको Q50 जीके क्लासेज की जो टेस्ट सीरीज है पशु परिचर के लिए, उनमें दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल दोस्तों इतनी सी फीस है भाई 99 रुपए दोस्तों, जो हर वर्ग का विद्यार्थी दोस्तों अफोर्ड कर सकता है ना। ये इतनी सी फीस भी दोस्तों इसलिए है क्योंकि दोस्तों ऐप का मैनेजमेंट करना पड़ता है ना। हमारा ऐप दोस्तों सोमवार को लॉन्च हो चुका है ना। सोमवार को दोस्तों आपको अपने प्ले स्टोर पर देखने को मिल जाएगा, डाउनलोड कीजिए और दोस्तों हमारी पशु परिचर की जो टेस्ट सीरीज है ना उसको ज्वाइन कीजिए। पहली बार में दोस्तों आपको सिलेक्शन देखने को मिलेगा, वो भी दोस्तों 99 रुपए में। कितनी टेस्ट सीरीज दे रहा हूं? 31 टेस्ट सीरीज दोस्तों, यहाँ पे नोट करना 31 टेस्ट सीरीज दोस्तों आपको देखने को मिलेगी, है ना। लोग दोस्तों आपको 21 या 25 या दोस्तों 26 टेस्ट सीरीज देते हैं, हम दोस्तों 31 टेस्ट सीरीज देंगे। और दोस्तों राजस्थान के किसी कोचिंग
संस्थान से कमजोर कंटेंट नहीं होगा। बिल्कुल दोस्तों, मैं आपके लिए यार 18 घंटे मेहनत करता हूं, मेरे खुद के द्वारा दोस्तों बनाया गया, मेहनत से तैयार किया गया कंटेंट है, वो कंटेंट एक यूनिक कंटेंट दोस्तों आपको वहां पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा अनाउंसमेंट, जो सीधा दोस्तों आपका पशु परिचर के लिए दोस्तों एक रामबाण एक मील का पत्थर साबित होगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित युद्धों का सही कालानुक्रम क्या है। तराइन का प्रथम युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध, दिवेर का युद्ध है दोस्तों गिरी सुमेल का युद्ध, इनका दोस्तों कालानुक्रम पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले दोस्तों युद्ध हुआ था, तराइन का युद्ध कब हुआ था भाई, 1191 ईस्वी को हम देख लेते हैं अभी। हल्दीघाटी का युद्ध दोस्तों 1576 ईस्वी को हुआ था। दिवेर का युद्ध दोस्तों ये जून 1576 को हुआ था, ठीक है। दिवेर का युद्ध दोस्तों कब हुआ था, दिवेर का युद्ध दोस्तों अक्टूबर हमारा ये हुआ था अक्टूबर 1582 को, ठीक है। और गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था दोस्तों जनवरी 1544 को, जनवरी 1544 ईस्वी को, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ हमारा दोस्तों, 1 नंबर पे आ जाएगा हमारा तराइन का युद्ध, ठीक है। 2 नंबर पे आ जाएगा दोस्तों हमारा दिवेर का युद्ध, ठीक है ना, 2 नंबर पे आ जाएगा 1544, ठीक है। 3 नंबर पे आ जाएगा दोस्तों हमारा हल्दीघाटी आ जाएगा, और 4 नंबर पे आ जाएगा हमारा दिवेर का युद्ध। तो दोस्तों ये हो गया इसका आंसर। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले दोस्तों 1, फिर आ जाएगा हमारा यहाँ पे नोट करना 4, तो 1 4 दोस्तों उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहाँ पर नोट करना, अगर दोस्तों मैं बात करता हूं यहाँ पर तो तराइन के प्रथम युद्ध की, तो दोस्तों ये किस किस के मध्य हुआ था, यहाँ पे नोट करना, अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान और दोस्तों मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था, मोहम्मद गोरी के मध्य दोस्तों ये युद्ध हुआ था, ठीक है। इस युद्ध में दोस्तों किसकी हार हुई थी, तो दोस्तों मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। लेकिन दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था ना, तराइन का द्वितीय युद्ध, उसमें दोस्तों मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी, इस बात का ध्यान रखना, जो 1192 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दोस्तों मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य कुल छोटी मोटी कितनी लड़ाइयां या दोस्तों युद्ध लड़े गए, तो दोस्तों 21, इस बात का ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है भाई, ठीक है ना। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य छोटी मोटी कुल 21 लड़ाइयां दोस्तों लड़ी गई थी या युद्ध लड़े गए थे, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर बात कर लेता हूं यहाँ पर गिरी सुमेल के युद्ध की, जो दोस्तों जनवरी 1544 में लड़ा गया था, 1544 में लड़ा गया था। किस किस के मध्य है, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, राव मालदेव के मध्य है, जोधपुर के शासक है राव मालदेव, और दोस्तों शेरशाह सूरी के मध्य ये युद्ध हुआ था हमारा, शेरशाह सूरी के मध्य दोस्तों युद्ध हुआ था। और इसी युद्ध में दोस्तों शेरशाह सूरी ने कहा था, मैं एक मुट्ठी बर्बाद के लिए पूरे हिंदुस्तान की बात साथ खो देता, है ना। ये किसने कहा था, इसी सुमेलगिरी के युद्ध में दोस्तों शेरशाह सूरी ने कहा था। इसमें विजय शेरशाह सूरी की हुई थी दोस्तों एक छल कपट के द्वारा, यहाँ पे नोट करना। इस युद्ध में दोस्तों राव मालदेव के 2 बहादुर सेनापति दोस्तों यहाँ पे नोट करना, जेता और कुंपा, है ना, वीर गति को प्राप्त हुए थे दोस्तों, इस बात का भी आपको मालूम होना चाहिए। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर दोस्तों 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। सॉरी, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर तो उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लेकिन सुमेलगिरी का युद्ध दोस्तों आप याद रखना, ठीक है। और दोस्तों रही बात टेस्ट सीरीज की, तो दोस्तों 99 रुपीज में दोस्तों आपको 31 टेस्ट सीरीज दे रहा हूं, उसके साथ में दोस्तों आपको पीडीएफ नोट्स ये सब दोस्तों फ्री रहेंगे, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, है ना। राजस्थान के ऐसी कोई कोचिंग संस्थान बता देना जो दोस्तों आपको 99 रुपए में 31 टेस्ट सीरीज दे रही हो, है ना। पशु प्रेक्षक के दोनों पार्ट दोस्तों इसमें A+B कवर रहेंगे हमारे, है ना, बिल्कुल दोस्तों। जिसमें से आपको यहाँ पे नोट करना 16 टेस्ट दोस्तों क्या मिलेंगे, 16 टेस्ट दोस्तों टॉपिक वाइज मिलेंगे, यहाँ पे नोट करना टॉपिक वाइज 16 टेस्ट, है ना। और दोस्तों 15 टेस्ट आपको एकदम फुल टेस्ट मिलेंगे, 15 टेस्ट दोस्तों, इस बात का भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे नोट कीजिएगा। हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, डूंगी और जवाहर जी किस जिले के थे भाई, जयपुर, जोधपुर, सीकर या दोस्तों अजमेर। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सीकर जिले के थे, शेखावाटी के लोक देवता कहा जाता है डूंगी और जवाहर जी को, ठीक है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दोस्तों डूंगी और जवाहर जी ने किन राज्यों की सेनाओं के विरुद्ध लड़ाइयां लड़ी थी, तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना बीकानेर और जोधपुर राज्यों की सेनाओं के विरुद्ध लड़ाइयां लड़ी थी। क्वेश्चन दोस्तों रीट एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, भविष्य में ऐसा क्वेश्चन पूछे तो गलती मत करना। आगे देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला है, मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना कब हुई थी, 1924, 1933, 1944 या 1946। देखिए मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना दोस्तों 1933 को हुई थी। अगर आपको पूछे राजस्थान में जाट क्षेत्रीय महासभा की स्थापना, जाट क्षेत्रीय
महासभा की स्थापना दोस्तों अगर आपको पूछ ले, इसकी स्थापना कब हुई थी, है ना। तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, हमारे यहाँ पे नोट करना, 1900 दोस्तों 31 में इसकी स्थापना हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है। तो उत्तर नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव बीका ने किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की थी? 1459 ईस्वी, 1488, 1439 या 1338। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर देखो, उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बीकानेर के राठौड़ों का संस्थापक राव बीका, ठीक है। इसने 1488 ईस्वी में किस तिथि को, अक्षय तृतीया के दिन, अक्षय तृतीया के दिन दोस्तों बीकानेर शहर की स्थापना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अक्षय तृतीया का त्योहार दोस्तों कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे नोट करना, यह मनाया जाता है वैशाख शुक्ला तृतीया को, शुक्ला तृतीया को दोस्तों अक्षय तृतीया का त्योहार मनाया जाता है। अगर आपको अक्षय तृतीया ऑप्शन में नहीं देकर दोस्तों अगर आपको दे दे वैशाख शुक्ला तृतीया, तो दोस्तों गलती मत करना, कंफ्यूज मत हो जाना भाई, ठीक है। गलती मत कर देना, वैशाख शुक्ला तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं, इसको आका तीज भी कहा जाता है, ठीक है। तो उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1459 को दोस्तों जोधपुर शहर की स्थापना हुई थी राव जोधा के द्वारा, जोधपुर शहर की स्थापना, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। आगे का क्वेश्चन देख ले दोस्तों हम, क्या होगा यहाँ पर नोट करना, बेणेश्वर का मेला दोस्तों कब बढ़ता है? श्रावण पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, दोस्तों माघ पूर्णिमा को। अरे मैंने कितनी बार बता दिया आपको, बेणेश्वर का मेला दोस्तों माघ पूर्णिमा को आयोजित होता है प्रतिवर्ष, है ना। इसके बारे में देखिए, ये बेणेश्वर का मेला है ना, ये सोमाही जाखम 3 नदियों के त्रिवेणी संगम पर, जो त्रिवेणी संगम है ये कहां पर होता है? ये डूंगरपुर में होता है, डूंगरपुर पे। इन तीनों नदियों के त्रिवेणी संगम पर दोस्तों ये बेणेश्वर का मेला प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को आयोजित होता है। और इस बेणेश्वर के मेले को दोस्तों यहाँ पे नोट करना, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है इसको आदिवासियों को क्या कहा जाता है? कुंभ कहा जाता है। इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। जो हमारे डूंगरपुर बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में दोस्तों ये आयोजित होता है, सोम माई जाखम तीनों नदियों की त्रिवेणी संगम पर, ठीक है। आई होप दोस्तों आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। तारा शर्मा निम्न में से किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है? तारा शर्मा का बात हो रहा है, बवाई, तेरहताली, कच्ची घोड़ी या दोस्तों गेर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर दोस्तों एक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बवाई नृत्य की दोस्तों प्रसिद्ध कलाकार है तारा शर्मा। अब देखिए दोस्तों जो राजस्थान के प्रमुख नृत्य है ना, उनकी प्रसिद्ध कलाकार दोस्तों मैं आपको 1 मिनट में क्लियर करा देता हूं। यहां पर देखना दोस्तों, अगर आपको पूछ ले तेरहताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, तो दोस्तों आपको कहना है मांगी बाई। मांगी बाई तेरहताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। और दोस्तों ये नृत्य रामदेव जी की आराधना में किया जाता है, लोक देवता रामदेव जी की आराधना में किया जाता है, ठीक है। अगर आपको पूछ ले राजस्थान में चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, तो दोस्तों आपको कहना है फल्गुबाई। फल्गुबाई चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना, ठीक है। अगर आपको पूछ ले कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, तब दोस्तों आपको कहना है गुलाबोबाई, ठीक है। इनमें दोस्तों आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तेरहताली नृत्य, मांगी बाई, चरी नृत्य, फल्गुबाई, कालबेलिया, गुलाबोबाई, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विग्रहराज रचित रचना हरि के लिए दोस्तों एक क्या है? नाटक है, उपन्यास है, काव्य है, दोस्तों हमारा अभिलेख है। विग्रहराज चतुर्थ दोस्तों इसके द्वारा रचित रचना है हरि के लिए, ये दोस्तों एक प्रकार का नाटक है। उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विग्रहराज चतुर्थ की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पे नोट करना, अजमेर के शासक है विग्रहराज चतुर्थ, इसे दोस्तों बिसल देव चौहान भी कहा जाता है। बिसल देव चौहान भी दोस्तों इसको कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखना, बिसल देव चौहान, ठीक है। इसे ही कहा जाता है विग्रहराज चतुर्थ को। तो उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों कितना गजब का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 62। लालनाथ जी निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के संत है? दोस्तों यहां पर बात हो रही है, देखिए लालनाथ की, नहीं तो दोस्तों लालदास की, है ना। गुर्जर संप्रदाय, नवल संप्रदाय, जसनाती या दोस्तों विष्णुई। अब दोस्तों आप बोलोगे कि इसमें तो लालदासी संप्रदाय का नाम ही नहीं आया। लालनाथ संप्रदाय दोस्तों ध्यान रखना, ये जसनाती संप्रदाय से संबंधित है, संत लालदास का, लालनाथ का संबंध, ठीक है। लालदास पूछे तो संत लालदास का संबंध दोस्तों हमारे अलवर जिले से संबंधित है दोस्तों। और अलवर जिले के दोलीधूप ग्राम से दोस्तों इनका संबंध है, क्योंकि लालदासी संप्रदाय के मुख्य प्रवर्तक है संत लालदास। और लालनाथ पूछे तो जसनाती संप्रदाय के दोस्तों क्या है? एक प्रसिद्ध संत है, इस बात का ध्यान रखना। देखिए बात करूं जसनाती संप्रदाय की, तो इसकी मुख्य पीठ दोस्तों बीकानेर के कतियार शहर में स्थित है।
कतियार सर में दोस्तों स्थित है, इस बात का ध्यान रखना। इसके मुख्य प्रवर्तक कौन है? संत दशनासी, जहां का दोस्तों अग्नि नृत्य फेमस है, इस बात का ध्यान रखना। राजस्थान में अग्नि नृत्य कहां का फेमस है? जसनाती संप्रदाय का, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको पूछे फूल डोल महोत्सव कौन से संप्रदाय का प्रसिद्ध है? फूल डोल महोत्सव दोस्तों तो ये राजस्थान में राम सनी संप्रदाय का, दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, राम सनी संप्रदाय का प्रसिद्ध है, जो सापरा भीलवाड़ा में इसकी मुख्य पीठ स्थित है, ठीक है। विष्णुई संप्रदाय की मैं बात करूं तो विष्णुई संप्रदाय का दोस्तों मुख्य प्रवर्तक है जाम्बोजी, जाम्बोजी को कहा जाता है, और इसकी मुख्य पीठ दोस्तों मुकाम तालवा नोखा बीकानेर में स्थित है, ठीक है। तो ये सब बातें दोस्तों ध्यान रखना। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर दोस्तों सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। जोधपुर में स्थित है भीलाड़ा, इसका संबंध किस लोक देवी से है? सकराय माता, करणी माता, आई माता है दोस्तों, जीण माता। तो दोस्तों से ये हमारे आई माता से संबंधित है। आई माता का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? भीलाड़ा जोधपुर में स्थित है। करणी की माता की बात करूं तो दोस्तों देशनोक बीकानेर में, देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर स्थित है। जीण माता हमारा दोस्तों रेवासा ग्राम में, रेवासा ग्राम सीकर जिले में दोस्तों जीण माता का मुख्य मंदिर स्थित है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां पर देखें दोस्तों, अगर मैं बात करूं खुंगाली आभूषण की, शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? कमर, हाथ, नाक या दोस्तों गला। कितना गजब का प्रश्न है भाई, खुंगाली आभूषण दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों नोट करना, जो खुंगाली आभूषण है वो दोस्तों हमारे गले का आभूषण है। उत्तर नंबर दोस्तों डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब गले के दोस्तों मुख्य आभूषण कौन कौन से हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं? नोट कर लेना। गले के आभूषण दोस्तों चंपाकली, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं आपको वही आभूषण बताऊंगा। चंपाकली, पोत हो गया, हालरो हो गया, चंपाकली, पोत, हालरो, हमेल, हमेल आभूषण भी दोस्तों गले में पहना जाता है ना। चंपाकली, पोत, हालरो, हमेल। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे नोट करना निबोरी, ये भी गले का आभूषण है, निबोरी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मांदलिया, मांदलिया गले का आभूषण है। तिमणिया, ये भी भाई गले का आभूषण है, तिमणिया बड़ा इंपॉर्टेंट आभूषण है तिमलिया, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे नोट करना गले के आभूषण, एक हो गया तुलसी, एक हो गया बजट्टी, ठीक है, ये हो गया बजट्टी। इसके अलावा दोस्तों एक हो गया तख्ती, ये तख्ती भी गले का आभूषण है, ठीक है। और इसके अलावा एक और आभूषण है निकोदर, ये निकोदर भी दोस्तों गले का आभूषण है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सभी दोस्तों इंपॉर्टेंट आभूषण है, इनको रट लेना भाई, ठीक है ना। चंपाकली, पोत, हालरो, हमेल, निबोरी, मांदलिया, तिमणिया, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला? चित्रकार निसारदीन और साहिबदीन दोस्तों किस चित्रकला शैली से संबंधित है? बीकानेर, जयपुर, मेवाड़ या दोस्तों बूंदी। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर देगा मेवाड़, है ना। देखिए दोस्तों, अगर आपको मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे इंपॉर्टेंट चित्रकार है साहिबदीन, और एक चित्रकार है दोस्तों साहिब राम, साहिब राम, ठीक है। साहिब राम चित्रकार पूछे तो दोस्तों आपको जयपुर चित्रकला शैली करना है, ठीक है। और अगर दोस्तों आपको पूछे यहाँ पे नोट करना साहिबदीन, तो दोस्तों आपको मेवाड़ चित्रकला शैली करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए साहिबदीन है तो मेवाड़ चित्रकला शैली हो जाएगा। उत्तर नंबर दोस्तों सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भविष्य में दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो ध्यान रखना, ठीक है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं हमारी टेस्ट सीरीज की। तो देखिए दोस्तों, आपको अपना जो Q50 जीके क्लासेज के नाम से दोस्तों आपको ऐप मिलेगा, Q50 जीके क्लासेज के नाम से ऐप मिलेगा सोमवार को दोस्तों, सोमवार को दोस्तों। वैसे तो शुक्रवार को दोस्तों ये ऐप लॉन्च हो जाएगा, आपको प्ले स्टोर पर देखने को मिल जाएगा, लेकिन सोमवार से को दोस्तों आपको पशु परिचर की टेस्ट सीरीज, पशु परिचर की दोस्तों जो टेस्ट सीरीज है, इतनी ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज दोस्तों पहली बार में आपका सिलेक्शन कराएंगे दोस्तों। 31 टेस्ट सीरीज है ना। और जो विद्यार्थी दोस्तों आप में से अगर पशु परिचर के लिए दोस्तों सीरियस में तैयारी कर रहे हैं ना, तो वो दोस्तों 99 रुपए में दोस्तों खर्च करने में कतई संकोच नहीं करेगा भाई, है ना। मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ 99 रुपए में दोस्तों आपको 31 टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ भाई। और ऐसी टेस्ट सीरीज होंगी राजस्थान की किसी भी कोचिंग संस्थान की दोस्तों, अगर आप टेस्ट सीरीज की कंपैरिजन करके दोस्तों बता देना कि सर आप इससे कमजोर टेस्ट सीरीज आपकी, तब दोस्तों मेरे को लिख के ले लेना, आपके पैसे रिटर्न कर दूंगा मैं दोस्तों, है ना। बहुत गजब की टेस्ट सीरीज दोस्तों पहली बार में आपका सिलेक्शन कराएंगे। राजस्थान जीके के पर्सन दोस्तों आपको खूब देखने को मिलेंगे। पार्ट बी के दोस्तों ऐसे पर्सन हैं जो दोस्तों आपको आपकी एग्जाम में डिट्टो पर्सन दोस्तों मिलेंगे। मैं गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, हवा में बात नहीं करा। पशु परिचर के लिए, इसके लिए एलडीसी के लिए दोस्तों आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेंगे। आप में से 2 विद्यार्थी एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए देखिए दोस्तों सीटी के लिए दोस्तों, सीटी 2024 के लिए 10+2 और स्नातक स्तर की टेस्ट सीरीज भी आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगी। तो सोमवार को दोस्तों आप सभी विद्यार्थी दोस्तों डिमांड थी, मेरी डिमांड नहीं थी भाई, आपकी डिमांड पर दोस्तों मैंने ये ऐप बनवाया है
Q50 जीके क्लासेज के नाम से, Q50 जीके क्लासेज के नाम से दोस्तों आप प्ले स्टोर पर सोमवार को जाना और दोस्तों अपना ऐप बाय डाउनलोड करना और वहां से दोस्तों टेस्ट सीरीज परचेज करना। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों उन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना, केवल 99 रुपए दोस्तों। इतने रुपए तो आपके दोस्तों छोटे बच्चे खर्च कर देते हैं। बिल्कुल दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि Q50 जीके स्टूडेंट के हित में काम करता है ना। और दोस्तों राजस्थान की कोई ऐसी कोचिंग संस्थान नहीं होगी जो 99 रुपए में आपको 31 टेस्ट सीरीज दे रही होगी। वो भी दोस्तों आपके साथ पीडीएफ फ्री मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों आपको ई नोट्स फ्री मिलेंगे ना। ये सभी कंटेंट दोस्तों आपको फ्री मिलेगा 99 रुपए में दोस्तों। अगर आप सीरियस में तैयारी कर रहे हो ना पशु परिचर की, तो दोस्तों आप 99 रुपए खर्च करने में कतई संकोच नहीं करोगे, गारंटी है मेरी आपको, है ना। तो भाई जाकर सोमवार को आप दोस्तों प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड कर लेना। सोमवार को आपको अपनी टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएंगे। हमारा ऐप डाउनलोड बन चुका है और दोस्तों सोमवार को लॉन्च हो जाएगा। ठीक है ना, वैसे शुक्रवार को लॉन्च हो जाएगा, लेकिन सोमवार को आपकी टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएगी। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मैं इतना ही कहना चाहता हूं भाई। देखिए दोस्तों, आपके लिए आपका भाई 18 घंटे मेहनत कर खुद का कंटेंट दोस्तों आपको देने का काम करता है। रटा रटाए कंटेंट नहीं है, बाजार में बिकने वाला कंटेंट नहीं है, क्योंकि वहां से कॉपी पेस्ट किया यहाँ दोस्तों आपको बता दिया। बिल्कुल दोस्तों मेहनत से तैयार किया गया कंटेंट है जो आपका सिलेक्शन करवाएगा। ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही।